आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं। पुराने पदार्थ को रिएक्टेंट कहा जाता है और नए बने पदार्थ को प्रोडक्ट। उदाहरण के रूप में लोहे पर जंग लगना, दूध का दही बनना और लकड़ी का जलना। जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को सिंबल्स और फॉर्मूलाज में लिखते हैं उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, इसे हम लिखते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब समीकरण के दोनों तरफ हर तत्व के एटम बराबर होते हैं उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। इसका आधार है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ना तो द्रव्यमान नष्ट होता है, ना ही पैदा होता है। अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ते हैं। पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। इसमें दो या अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं। उदाहरण, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। दूसरा प्रकार है अपघटन अभिक्रिया। इसमें एक पदार्थ टूटकर दो या अधिक पदार्थ बनाता है। जैसे सिल्वर क्लोराइड टूटकर सिल्वर और क्लोरीन गैस बनाता है जब उसे रोशनी मिलती है। तीसरा प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया। इसमें अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को हटा देता है। उदाहरण, जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा देता है और जिंक सल्फेट बनाता है। चौथा प्रकार है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें दो यौगिक आपस में आयन बदलते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड मिलकर बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। अब आते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पर। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का निकलना। रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन का हटना या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। इसे याद रखने के लिए ट्रिक है ऑयल रिग। ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। उदाहरण, कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर और वाटर बनता है। यहाँ कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन होता है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन। अब हम पढ़ते हैं कोरोजन के बारे में। कोरोजन का मतलब होता है धातु का हवा और नमी से धीरे धीरे खराब होना। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ जाना और तांबे का हरा होना। इसके बाद आता है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी तब होती है जब तेल या घी हवा के साथ क्रिया करके बदबू और खराब स्वाद देने लगता है। इससे बचाव के लिए तेल और घी को एयरटाइट डब्बे में रखा जाता है, फ्रिज में रखा जाता है या नाइट्रोजन गैस का यूज होता है। रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे डेली लाइफ में भी होती हैं। जैसे श्वसन, जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर एनर्जी बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। और दहन, जिसमें ईंधन और ऑक्सीजन मिलकर हीट पैदा करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कई बदलाव हो सकते हैं। रंग बदल सकता है, गैस निकल सकती है, तापमान बदल सकता है या अवक्षेप बन सकता है। अवक्षेप उसे कहते हैं जब किसी सॉल्यूशन में सॉलिड पदार्थ बन जाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में गर्मी निकलती है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में गर्मी ली जाती है। इस चैप्टर में याद रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, प्रकार, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कोरोजन और रैंसिडिटी। इसके साथ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस और उनके उदाहरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2, अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल वो पदार्थ होता है जो पानी में घोलकर हाइड्रोजन आयन देता है। उदाहरण, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। क्षार वो पदार्थ होता है जो पानी में घोलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। उदाहरण, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से जो पदार्थ बनता है उसे लवण कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर सोडियम क्लोराइड और पानी बनाते हैं। अम्ल के गुण। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल जब धातु के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। उदाहरण, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्षार के गुण। क्षार का स्वाद कड़वा होता है। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्षार छूने पर फिसलन महसूस होती है। इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का उपयोग अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए होता है। प्राकृतिक इंडिकेटर्स हैं लिटमस, हल्दी और चाइना रोज। कृत्रिम इंडिकेटर्स हैं फिनोल्फ्थिलीन और मीथाइल ऑरेंज। फिनोल्फ्थिलीन एसिड में रंगहीन रहता है और बेस में गुलाबी हो जाता है। न्यूट्रलाइजेशन।
जब अम्ल और क्षार मिलकर क्रिया करते हैं तो इसे न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। इसमें सॉल्ट और पानी बनता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर सोडियम क्लोराइड और पानी बनाते हैं। धातु ऑक्साइड और अधातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड आमतौर पर बेसिक होते हैं। उदाहरण कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर एसिडिक होते हैं। उदाहरण कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। पीएच स्केल। पीएच स्केल से पता चलता है कि कोई पदार्थ कितना अम्लीय या कितना क्षारीय है। पीएच का मान 0 से 14 तक होता है। पीएच 7 से कम हो तो अम्लीय होता है। पीएच 7 हो तो न्यूट्रल होता है। पीएच 7 से ज्यादा हो तो क्षारीय होता है। डेली लाइफ में पीएच का महत्व। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो भोजन पचाने में मदद करता है। ज्यादा एसिड होने पर पेट दर्द होता है, जिसे एंटासिड से कम किया जाता है। दांतों में कीड़े लगने का कारण भी एसिड होता है। मिट्टी का पीएच सही होना खेती के लिए जरूरी होता है। लवण। लवण अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनते हैं। हर लवण का पीएच अलग हो सकता है। वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। इसका उपयोग कपड़े धोने, ग्लास बनाने और पानी को नरम करने में होता है। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका उपयोग केक बनाने, एंटासिड और आग बुझाने में होता है। बेकिंग सोडा जब एसिड से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट से बनता है। इसका उपयोग मूर्ति बनाने, फ्रैक्चर बांधने और सजावट में होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका मतलब होता है लवण के साथ जुड़ा हुआ पानी। जैसे कॉपर सल्फेट में 5 पानी के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। एसिड रेन। जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बारिश के साथ गिरते हैं तो उसे एसिड रेन कहते हैं। इससे फसलें, इमारतें और जल स्रोत नुकसान झेलते हैं। सुरक्षा नियम। हमेशा एसिड को पानी में मिलाया जाता है, पानी को एसिड में नहीं। तेज अम्ल और क्षार को सीधे हाथ से नहीं छूना चाहिए। क्विक रिवीजन। अम्ल हाइड्रोजन आयन देता है, क्षार हाइड्रोक्साइड आयन देता है। पीएच स्केल एसिडिटी और बेसिसिटी बताता है। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 3 धातु और अधातु। धातु और अधातु हमारी डेली लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। घर के बर्तन, बिजली के तार, गाड़ी, मोबाइल, सब कुछ इन्हीं से बना होता है। इस चैप्टर में हम धातु और अधातु के गुण, उनके रिएक्शन, एक्सट्रैक्शन, कोरोजन और यूजेस डिटेल में पढ़ेंगे। धातु की परिभाषा। धातु वो पदार्थ होते हैं जो चमकदार होते हैं और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। उदाहरण आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड और सिल्वर। धातु के भौतिक गुण। धातु चमकदार होते हैं, इसलिए उनमें चमक होती है। धातु को पीटकर पतली शीट बनाई जा सकती है, इसे मैलिएबल कहते हैं। धातु को खींचकर तार बनाया जा सकता है, इसे डक्टाइल कहते हैं। धातु हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। ज्यादातर धातु कठोर होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम जैसे धातु सॉफ्ट होते हैं। अधातु की परिभाषा। अधातु वो पदार्थ होते हैं जो चमकदार नहीं होते और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। उदाहरण ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन और फास्फोरस। धातु के भौतिक गुण। धातु डल होते हैं, इनमें चमक नहीं होती। अधातु ब्रिटल होते हैं, ये टूट जाते हैं। अधातु को पीटकर शीट या तार नहीं बनाया जा सकता। ज्यादातर अधातु इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। विशेष उदाहरण ग्राफाइट एक अधातु है, लेकिन ये चमकदार होता है। आयोडीन एक अधातु है, लेकिन ये चमकदार होता है। धातु का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। जब धातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है। ये मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है। उदाहरण मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। अधातु का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। जब अधातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनता है। ये नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है। उदाहरण कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। धातु का पानी के साथ रिएक्शन। सोडियम और पोटेशियम पानी के साथ बहुत तेज रिएक्ट करते हैं, इसलिए इन्हें केरोसिन के अंदर रखा जाता है। आयरन और कॉपर पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। धातु का एसिड के साथ रिएक्शन। जब धातु एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो नमक और हाइड्रोजन गैस बनती है।
उदाहरण, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज। धातु को उनकी क्रियाशीलता के अनुसार ऊपर से नीचे अरेंज करना रिएक्टिविटी सीरीज कहलाता है। ऊपर के धातु ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, नीचे के कम रिएक्टिव। धातु का निष्कर्षण। धातु प्रकृति में फ्री फॉर्म में नहीं मिलते, वो ओर्स में मिलते हैं। ओर से धातु निकालने की प्रोसेस को एक्सट्रैक्शन कहते हैं। पहले ओर को क्लीन किया जाता है, फिर हीट दिया जाता है, फिर प्योर मेटल निकाला जाता है। कोरोजन। जब धातु हवा और पानी के साथ रिएक्ट करता है और धीरे धीरे खराब होता है, उसे कोरोजन कहते हैं। आयन का रस्ट लगना कोरोजन का एग्जाम्पल है। कोरोजन से बचाव। पेंट करना कोरोजन से बचाता है। ऑयल और ग्रीस लगाना भी कोरोजन रोकता है। गैल्वेनाइजेशन से आयन को रस्ट से बचाया जाता है। एलॉयज। जब दो या दो से ज्यादा धातु मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं, उसे एलॉय कहते हैं। उदाहरण, स्टील, ब्रास और ब्रॉन्ज। धातु के उपयोग। आयन मशीन्स और टूल्स बनाने में यूज होता है। कॉपर इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में यूज होता है। एल्यूमिनियम बर्तन और एयरक्राफ्ट में यूज होता है। गोल्ड ज्वेलरी बनाने में यूज होता है। अधातु के उपयोग। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए जरूरी है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। कार्बन फ्यूल के रूप में यूज होता है। सल्फर मेडिसिन्स में यूज होता है। क्विक रिवीजन। धातु चमकदार और कंडक्टर होते हैं। अधातु डल और पुअर कंडक्टर होते हैं। कोरोजन धातु को खराब करता है। एलॉयज धातु को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। चैप्टर 4 कार्बन और उसके यौगिक। परिचय। कार्बन एक बहुत महत्वपूर्ण अधातु तत्व है जो हमारे चारों तरफ मिलता है। सभी जीव जंतु और पौधों का मूल तत्व कार्बन ही होता है। कार्बन हवा, पानी, मिट्टी और हमारे शरीर में भी होता है। इसलिए इस चैप्टर में हम कार्बन के गुण और उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं। कार्बन की उपस्थिति। कार्बन प्रकृति में फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट दोनों में मिलता है। फ्री स्टेट में कार्बन हीरा, ग्रेफाइट और कोल के रूप में मिलता है। कंबाइंड स्टेट में कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड, लाइमस्टोन, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में मिलता है। हमारे शरीर के प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट भी कार्बन के यौगिक हैं। कार्बन के एलोट्रोप्स। कार्बन के 3 प्रमुख एलोट्रोप्स हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन्स। हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है और बिजली का कंडक्टर नहीं होता। ग्रेफाइट नर्म होता है और बिजली का अच्छा कंडक्टर होता है। फुलरीन्स कार्बन के नए रूप हैं जो फुटबॉल जैसे गोल होते हैं। सह अवयवी बंध। कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इस वजह से कार्बन के यौगिक मजबूत होते हैं। कोवेलेंट यौगिक पानी में घुलने में मुश्किल होते हैं। ये अधिकतर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। कोवेलेंट यौगिकों के गुण। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ये बिजली के बुरे कंडक्टर होते हैं। ये अधिकतर पानी में नहीं घुलते। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मूल आधार होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स। जिन यौगिकों में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है उन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। उदाहरण, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है उन्हें अनसैचुरेटेड कहते हैं। उदाहरण, ईथीन और ईथाइन। होमोलोगस सीरीज। एक जैसे गुण और स्ट्रक्चर वाले यौगिकों की श्रेणी को होमोलोगस सीरीज कहते हैं। हर अगला यौगिक पिछले से CH2 से बड़ा होता है। जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन एक होमोलोगस सीरीज हैं। इससे यौगिकों का अध्ययन आसान हो जाता है। फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप यौगिक के गुण तय करता है। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप अलग अलग प्रॉपर्टीज देते हैं। जैसे अल्कोहल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। इनके वजह से यौगिक पहचाने जाते हैं। इथेनॉल। इथेनॉल एक अल्कोहल है जिसका फॉर्मूला C2H5OH होता है। ये रंगहीन, ज्वलनशील और मीठा होता है। इसका उपयोग सैनिटाइजर, दवा और फ्यूल में होता है। ज्यादा मात्रा में लेने से ये नुकसान पहुंचा सकता है। इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को एसीटिक एसिड भी कहते हैं। ये सिरके का मुख्य तत्व होता है। इसका उपयोग अचार बनाने और फूड प्रिजर्वेशन में होता है। ये कपड़ों के रंग बनाने में भी काम आता है। सोप और डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट कपड़े साफ करने के लिए यूज होते हैं।
सोप हार्ड वाटर में झाग कम बनाता है। सोप का सफाई करने का तरीका। सोप के दो हिस्से होते हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। एक हिस्सा पानी से जुड़ता है और दूसरा मैल से। इससे मैल पानी में घुलकर निकल जाता है। इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। कार्बन यौगिकों का ज्वलन। कार्बन के यौगिक जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और हीट देते हैं। इसलिए ये फ्यूल के रूप में यूज होते हैं, जैसे एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल। ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके एसिड बन सकता है, जैसे इथेनॉल से एथेनॉइक एसिड। ये रिएक्शन लैब में दिखाई जा सकती है। रैंसिडिटी। तेल और घी जब हवा के कांटेक्ट में खराब होते हैं तो उसे रैंसिडिटी कहते हैं। इससे खाना बदबू और टेस्ट खराब कर देता है। इससे बचने के लिए एयरटाइट कंटेनर यूज किया जाता है। इसलिए चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन भरी जाती है। पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोलियम से बनने वाले यौगिक पेट्रोकेमिकल्स कहलाते हैं। इनसे प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर और रबर बनते हैं। ये मॉडर्न लाइफ का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इनके बिना आज का जीवन मुश्किल है। पर्यावरण पर प्रभाव। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होती है। इससे टेम्परेचर बढ़ता है और ग्लेशियर्स पिघलते हैं। इसलिए पेड़ लगाना जरूरी है। इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग बढ़ाना चाहिए। क्विक रिवीजन। कार्बन सभी जीवों का मूल तत्व है। हीरा, ग्रेफाइट और कोल कार्बन के रूप हैं। हाइड्रोकार्बन्स में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। सोप और डिटर्जेंट सफाई के लिए यूज होते हैं। इथेनॉल और एथेनॉइक एसिड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। होमोलॉगस सीरीज और फंक्शनल ग्रुप याद रखो। चैप्टर जैव प्रक्रम। परिचय। सभी जीवित प्राणी अपनी जीवन क्रियाओं को चलाने के लिए कुछ प्रक्रियाएं करते हैं। इन प्रक्रियाओं को ही हम जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। इन सभी प्रक्रियाओं के बिना जीवन संभव नहीं है। जैव प्रक्रम क्या होते हैं? जीवित रहने के लिए जो क्रियाएं आवश्यक होती हैं उन्हें लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। इनमें ऊर्जा प्राप्त करना, ऑक्सीजन लेना और वेस्ट निकालना शामिल है। हर जीव, चाहे छोटा हो या बड़ा, ये सब करता है। ये प्रक्रियाएं लगातार चलती रहती हैं। पोषण। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना पोषण कहलाता है। पोषण के दो प्रमुख प्रकार होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी पोषण। इसमें पौधा खुद अपना भोजन बनाता है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस में पौधा ग्लूकोज बनाता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। ये प्रक्रिया पत्तों में होती है। इससे पौधे और जीव दोनों को फायदा होता है। परपोषी पोषण। इसमें जीव दूसरों पर निर्भर होता है। जैसे मनुष्य और जानवर। इन्हें भोजन बाहर से लेना पड़ता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर। मनुष्य में पाचन तंत्र के माध्यम से होता है। इसमें मुंह, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत शामिल होते हैं। मुंह में दांत भोजन को चबाते हैं। सलाइवा स्टार्च को तोड़ना शुरू करता है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये बैक्टीरिया को मारता है और प्रोटीन तोड़ता है। छोटी आंत में भोजन पूरी तरह पच जाता है। यहीं से पोषक तत्व खून में मिल जाते हैं। श्वसन। ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना श्वसन कहलाता है। इससे ऊर्जा मिलती है। ये 2 प्रकार का होता है, एरोबिक और एनारोबिक। इसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है। इससे अधिक ऊर्जा मिलती है। मनुष्य और पौधे दोनों में होता है। ग्लूकोज टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। इसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता। ये यीस्ट और मसल्स में होता है। इससे कम ऊर्जा मिलती है। इसमें अल्कोहल या लैक्टिक एसिड बनता है। मनुष्य में श्वसन नाक से शुरू होता है। फिर हवा ट्रैकिया से होती हुई लंग्स तक जाती है। लंग्स में एल्वियोलाई होते हैं। यहीं गैस एक्सचेंज होता है। परिवहन। शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पदार्थ पहुंचाना परिवहन कहलाता है। मनुष्य में ये काम रक्त करता है। पौधों में ये काम जाइलम और फ्लोएम करते हैं। इससे पोषक तत्व सब जगह पहुंचते हैं। हृदय और रक्त। हृदय खून पंप करता है। रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। आरबीसी ऑक्सीजन ले जाते हैं। डब्ल्यूबीसी रोग से लड़ते हैं। पौधों में परिवहन। जाइलम पानी और मिनरल्स ऊपर ले जाता है।
फ्लोएम बना हुआ भोजन नीचे ले जाता है। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इससे पौधा जिंदा रहता है। उत्सर्जन। शरीर के बेकार पदार्थ निकालना उत्सर्जन कहलाता है। ये शरीर को साफ रखता है। मनुष्य में गुर्दे ये काम करते हैं। ये खून को फिल्टर करते हैं। मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। इसमें किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा होते हैं। किडनी खून से वेस्ट निकालती है। यूरेटर यूरिन को ब्लैडर तक ले जाता है। ब्लैडर में यूरिन जमा होता है। पौधों में उत्सर्जन। पौधे एक्स्ट्रा पानी और ऑक्सीजन निकाल देते हैं। ये स्टोमेटा के माध्यम से होता है। कभी कभी रेजिन और गम भी निकलते हैं। ये भी उत्सर्जन का रूप है। नियंत्रण और समन्वय। शरीर की सभी क्रियाओं को कंट्रोल करना जरूरी होता है। ये काम नर्वस सिस्टम करता है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स इसमें शामिल हैं। हार्मोन्स भी कोऑर्डिनेशन में मदद करते हैं। जैव का क्रम का महत्व। इनके बिना जीवन संभव नहीं है। ये शरीर को ऊर्जा देते हैं। ये ग्रोथ और रिपेयर में मदद करते हैं। ये शरीर को हेल्दी रखते हैं। क्विक रिविजन। पोषण से ऊर्जा मिलती है। श्वसन से एनर्जी रिलीज होती है। परिवहन पोषक तत्व पहुंचाता है। उत्सर्जन बेकार पदार्थ निकालता है। पौधे फोटोसिंथेसिस से भोजन बनाते हैं। किडनी खून को फिल्टर करती है। चैप्टर नियंत्रण और समन्वय। इंट्रोडक्शन। परिचय। हमारे शरीर में हजारों क्रियाएं एक साथ चलती रहती हैं। इन सभी क्रियाओं को सही समय पर और सही तरीके से चलाना ही नियंत्रण और समन्वय कहलाता है। जैसे चलना, बोलना, सोचना और डाइजेस्ट करना। इन सब का कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। नियंत्रण और समन्वय क्या है? शरीर की सभी अंगों को कंट्रोल करना नियंत्रण कहलाता है और उन सबको मिलकर काम करवाना समन्वय कहलाता है। ये काम नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर करते हैं। इनके बिना शरीर सही काम नहीं कर सकता। तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम शरीर का सबसे तेजी से काम करने वाला सिस्टम है। ये बिजली जैसे सिग्नल्स भेजता है। इससे तुरंत रिएक्शन होता है। जैसे गर्म चीज छूने पर हाथ तुरंत हटा लेना। पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के 3 मुख्य भाग होते हैं। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। ब्रेन सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। स्पाइनल कॉर्ड मैसेजेस को ऊपर नीचे ले जाता है। ब्रेन शरीर का कंट्रोल सेंटर है। ये सोचने, याद रखने और डिसीजन लेने में मदद करता है। ब्रेन 3 भागों में बटा होता है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोरब्रेन फोरब्रेन सोचने और याद रखने का काम करता है। ये इमोशंस और इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है। इसी से हम समझते और सीखते हैं। ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है। मिड ब्रेन मिड ब्रेन आंखों और कानों से जुड़े रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। जैसे अचानक रोशनी पर आंख बंद कर लेना या तेज आवाज पर चौंक जाना। ये रिफ्लेक्स एक्शन में मदद करता है। हाइंड ब्रेन हाइंड ब्रेन शरीर का बैलेंस बनाए रखता है। ये चलने और खड़े होने में मदद करता है। इसमें सेरिबेलम और मेड्यूला शामिल होते हैं। ये ब्रीदिंग और हार्ट बीट भी कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन और शरीर के बीच मैसेज ले जाता है। ये रिफ्लेक्स एक्शन में भी इंपॉर्टेंट होता है। इससे तुरंत रिएक्शन होता है। ये शरीर को बचाने में मदद करता है। रिफ्लेक्स एक्शन बिना सोचे तुरंत होने वाली क्रिया को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जैसे सुई चुभने पर हाथ तुरंत हटा लेना या गर्म चीज छूने पर पीछे हटना। ये स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल होता है। एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स के माध्यम से काम करता है। हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। ये खून के जरिए पूरे शरीर में जाते हैं। ये धीरे पर लंबे समय तक असर करते हैं। हार्मोन्स ग्रोथ और डेवलपमेंट कंट्रोल करते हैं। ये मूड और मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करते हैं। हर हार्मोन का अलग काम होता है। और हर हार्मोन का अलग ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। ये ब्रेन के नीचे होता है। थायराइड ग्लैंड मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। ये एनर्जी बनाने में मदद करता है। आयोडीन की कमी से गॉइटर होता है। ये गले में होता है। अड्रीनल ग्लैंड इमरजेंसी हार्मोन देता है। इसे अड्रीनलिन हार्मोन कहते हैं। ये डर और गुस्से में एक्टिव होता है। इससे हार्ट बीट तेज हो जाती है। पैनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन देता है। ये ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है। ये डाइजेशन में भी मदद करता है। सेक्स हार्मोन्स टेस्टीज टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन बनाते हैं। ओवरीज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनाते हैं। ये प्यूबर्टी के चेंजेस लाते हैं। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स पौधों में नर्वस सिस्टम नहीं होता, फिर भी उनमें कोऑर्डिनेशन होता है। ये हार्मोन्स के जरिए होता है। इन्हें प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। प्लांट हार्मोन्स ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन और इथिलीन प्लांट हार्मोन्स हैं। ऑक्सिन पौधे को झुकने में मदद करता है। गिबरेलिन ग्रोथ बढ़ाता है। इथिलीन फल पकाने में मदद करता है। ट्रोपिज्म पौधों का किसी दिशा में झुकना ट्रोपिज्म कहलाता है।
रोशनी की तरफ झुकना फोटोट्रोपिज्म है। पानी की तरफ झुकना हाइड्रोट्रोपिज्म है। जमीन की तरफ झुकना जियोट्रोपिज्म है। डिफरेंस नर्वस एंड हार्मोनल कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल तेज होता है। हार्मोनल कंट्रोल धीरे होता है। नर्वस कंट्रोल शॉर्ट टाइम के लिए होता है। हार्मोनल इफेक्ट लॉन्ग टाइम के लिए होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये शरीर को बैलेंस में रखता है। ये रिस्पॉन्स को सही बनाता है। ये ग्रोथ और डेवलपमेंट कंट्रोल करता है। ये सर्वाइवल के लिए जरूरी है। क्विक रिवीजन। नर्वस सिस्टम फास्ट होता है। एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन से काम करता है। पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है। थायराइड मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। अड्रीनल इमरजेंसी हार्मोन देता है। प्लांट्स में ऑक्सिन और इथिलीन इंपॉर्टेंट होते हैं। आज हम क्लास 10 बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन के टाइप्स, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में समझेंगे। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है नए जीवों का जन्म होना। रिप्रोडक्शन से ही स्पीशीज का कंटिन्यूएशन होता है। रिप्रोडक्शन के बिना कोई भी स्पीशीज ज्यादा टाइम तक एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इससे पॉपुलेशन मेंटेन रहती है और वेरिएशन भी आता है। रिप्रोडक्शन के दो मेन टाइप होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट होता है। इसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता। बाइनरी फिशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक कॉमन टाइप है। इसमें एक ऑर्गेनिज्म दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। अमीबा बाइनरी फिशन का एग्जाम्पल है। इस प्रोसेस में न्यूक्लियस पहले डिवाइड होता है। मल्टीपल फिशन, इसमें एक ऑर्गेनिज्म से कई नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। प्लाज्मोडियम इसका एग्जाम्पल है। बडिंग, बडिंग में पेरेंट बॉडी पर एक छोटा सा बड बनता है। ये बड ग्रो होकर नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। यीस्ट बडिंग का बेस्ट एग्जाम्पल है। पेरेंट और ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली सेम होते हैं। फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन में ऑर्गेनिज्म टुकड़ों में टूट जाता है। हर टुकड़ा एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। स्पाइरोगायरा फ्रैगमेंटेशन का एग्जाम्पल है। ये एक्वेटिक प्लांट्स में होता है। रीजेनरेशन, रीजेनरेशन का मतलब होता है लॉस्ट बॉडी पार्ट का दोबारा बनना। प्लानेरिया रीजेनरेशन का एग्जाम्पल है। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन फंगाई में होता है। स्पोर्स लाइट वेट होते हैं और हवा से फैल जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होते हैं। इसमें मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, फ्लावर प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन फ्लावर का मेल पार्ट होता है। स्टेमेन में एंथर और फिलामेंट होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पिस्टल फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। इसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होते हैं। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का मतलब होता है पोलन का स्टिग्मा तक पहुंचना। ये इंसेक्ट्स विंड या वाटर से होता है। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में मेल गैमीट फीमेल गैमीट से मिलता है। इससे जाइगोट बनता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अब बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टेस्टीज मेल गैमीट्स यानी स्पर्म्स बनाते हैं। स्पर्म्स टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन के कंट्रोल में बनते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओवरीज फीमेल गैमीट्स यानी ओवा बनाती हैं। ओवा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन से रिलेटेड होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल लगभग 28 दिन की होती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो मेंस्ट्रुएशन होता है। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन फलोपियन ट्यूब में होता है। जाइगोट ग्रो करके एम्ब्रियो और फिर फीटस बनता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। क्लीन हैबिट्स और अवेयरनेस इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट होता है और वेरिएशन कम होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो होता है पर वेरिएशन ज्यादा देता है। फाइनल समरी। रिप्रोडक्शन जीवन का बेसिक प्रोसेस है। इससे ही जीवों का अस्तित्व बना रहता है। बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि पेरेंट्स के गुण बच्चों में कैसे आते हैं और जीव समय के साथ कैसे बदलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आनुवंशिकता की। अगर कोई बच्चा अपने माँ या पिता जैसा दिखता है, जैसे आंखों का रंग या हाइट, तो इसे आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता का मतलब होता है पेरेंट्स से बच्चों में गुणों का ट्रांसफर होना। ये ट्रांसफर जीन्स के थ्रू होता है जो डीएनए के छोटे पार्ट्स होते हैं। अब बात करते हैं विभिन्नता की। हर बच्चा बिल्कुल सेम नहीं होता, किसी की हाइट ज्यादा होती है और किसी की कम। इस डिफरेंस को विभिन्नता कहते हैं। वेरिएशंस दो टाइप के होते हैं, वंशानुगत और अर्जित। जो वेरिएशन जीन्स से मिलता है उसे वंशानुगत कहते हैं और जो एनवायरनमेंट से आता है उसे अर्जित कहते हैं। अब समझते हैं डीएनए और जीन्स के बारे में।
डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए हमारे शरीर के हर सेल के न्यूक्लियस में होता है। डीएनए के छोटे टुकड़ों को जीन्स कहा जाता है, जो ट्रेट्स डिसाइड करते हैं। अब आते हैं ग्रेगर मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स पर। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स पी प्लांट यानी मटर के पौधे पर किए थे। उन्होंने ट्रेट्स जैसे लंबा और छोटा पौधा स्टडी किया। इन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर मेंडल ने कुछ नियम दिए। मेंडल का पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इस नियम के अनुसार जब दो ऑपोजिट ट्रेट्स होते हैं तो सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट ही दिखता है। जैसे टॉल प्लांट डोमिनेंट होता है और ड्वार्फ प्लांट रिसेसिव होता है। रिसेसिव ट्रेट तभी दिखता है जब दोनों जीन्स रिसेसिव हों। अब बात करते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप की। जीन्स के कॉम्बिनेशन को जीनोटाइप कहते हैं। और जो ट्रेट बाहर से दिखता है उसे फिनोटाइप कहते हैं। जैसे टीटी या टीटी जीनोटाइप है और प्लांट का लंबा होना फिनोटाइप है। अब समझते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम्स के थ्रू होता है। ह्यूमन फीमेल के पास XX क्रोमोसोम्स होते हैं। मेल के पास XY क्रोमोसोम्स होते हैं। इसलिए बच्चे का जेंडर फादर के क्रोमोसोम से डिसाइड होता है, मां के द्वारा नहीं। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं जैव विकास की। जीवों में समय के साथ जो धीरे धीरे चेंजेस आते हैं उसे एवोल्यूशन कहते हैं। एवोल्यूशन एक लॉन्ग प्रोसेस है जो लाखों साल में होता है। इसके कई प्रमाण मिलते हैं, जैसे होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर सेम होता है पर काम अलग होता है। एनालॉगस ऑर्गन्स का काम सेम होता है पर स्ट्रक्चर अलग होता है। फॉसिल्स भी एवोल्यूशन का इंपॉर्टेंट प्रूफ होते हैं। फॉसिल्स पुराने जीवों के अवशेष होते हैं जो चट्टानों में मिलते हैं। ह्यूमन एवोल्यूशन भी इसी प्रोसेस का हिस्सा है। इंसान धीरे धीरे एप जैसे जीवों से इवॉल्व हुआ है। इस चैप्टर में हमने हेरिडिटी और एवोल्यूशन दोनों को डिटेल में समझा है। अब हम जेनेटिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सोसाइटी। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि बच्चे का लिंग कैसे निर्धारित होता है और सोसाइटी का इसमें क्या रोल है। व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन? सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है बच्चे का पुरुष या स्त्री होना कैसे तय होता है। मानव में सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम्स के द्वारा होता है। मानव शरीर की हर सेल में टोटल 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं। इनमें से एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है। महिला के पास 2 सेम सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जिन्हें X और X कहते हैं। पुरुष के पास एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है। इसलिए अगर X स्पर्म मिलता है तो लड़की होती है। अगर Y स्पर्म मिलता है तो लड़का होता है। इसका मतलब है कि बच्चे का लिंग पिता के द्वारा निर्धारित होता है, मां के द्वारा नहीं। ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। इसलिए किसी भी कंडीशन में मां को जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल गलत है। ये बात साइंस के द्वारा पूरी तरह से साबित हो चुकी है। सेक्स रेशियो एंड सोसाइटी। अब बात करते हैं सोसाइटी के रोल की। हमारे देश में लड़कों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती रही है। इसी वजह से कई जगह लड़कियों के साथ भेदभाव होता है। इस भेदभाव का रिजल्ट है गिरता हुआ सेक्स रेशियो। फीमेल फीटिसाइड। फीमेल फीटिसाइड का मतलब होता है जन्म से पहले लड़की का अबॉर्शन कर देना। ये एक गंभीर सामाजिक समस्या है। साइंस ने हमें नॉलेज दी, लेकिन उसका गलत उपयोग हुआ। सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट्स का मिसयूज किया गया। लॉ एंड अवेयरनेस। इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए कानून बनाए गए। भारत में प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन इल्लीगल है। लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ जैसे अभियान चलाए गए। पर सिर्फ कानून नहीं, सोच बदलना भी जरूरी है। साइंटिफिक और सोशल मैसेज। साइंस ये कहती है कि लड़का और लड़की दोनों बायोलॉजिकली बराबर हैं। दोनों का योगदान सोसाइटी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में याद रखना, सेक्स डिटर्मिनेशन फादर के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। मदर को दोषी ठहराना साइंटिफिक रूप से गलत है। फाइनल समरी। सेक्स डिटर्मिनेशन एक जेनेटिक प्रोसेस है, सामाजिक नहीं। और सोसाइटी को साइंस के साथ चलना चाहिए, न कि अंधविश्वास के साथ। आज हम क्लास 10 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर में हम लाइट के बिहेवियर को समझेंगे, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मिरर और लेंस का काम। सबसे पहले समझते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती है, इसे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन कहते हैं। इसी वजह से शैडो बनती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह से टकराकर वापस लौट आता है तो इसे परावर्तन कहते हैं। जैसे
जब हम मिरर में अपनी इमेज देखते हैं। मिरर प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम ये है कि आने वाली रे, परावर्तित रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में होती हैं। दूसरा नियम ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब होता है गिरने वाली रे का एंगल। टाइप्स ऑफ मिरर्स। अब समझते हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर को अवतल दर्पण कहते हैं। इस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है। कॉनकेव मिरर का यूज शेविंग मिरर और टॉर्च में होता है। ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बना सकता है। कॉन्वेक्स मिरर को उत्तल दर्पण कहते हैं। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और सीधी इमेज बनाता है। इसी वजह से इसे रियर व्यू मिरर में यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ मिरर। आप कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझते हैं? पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस। फोकस वो बिंदु होता है जहां पैरेलल रेज मिलती हैं या मिलती हुई दिखती हैं। फोकल लेंथ पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस होती है। मिरर फॉर्मूला एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मिरर फॉर्मूला होता है 1/फोकल लेंथ इक्वल्स 1/इमेज डिस्टेंस प्लस 1/ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट के साइज का रेशो। मैग्निफिकेशन इक्वल्स इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब आते हैं प्रकाश के अपवर्तन पर। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और मुड़ जाता है, उसे अपवर्तन कहते हैं। जैसे पानी में रखी पेंसिल टेढ़ी दिखती है। ये रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। पहला नियम, आने वाली रे, अपवर्तित रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में होती है। दूसरा नियम स्नेल का नियम कहलाता है। इसके अनुसार साइन इंसिडेंस एंगल अपॉन साइन रिफ्रैक्शन एंगल एक कांस्टेंट होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि मीडियम लाइट को कितना स्लो करता है। लेंस। अब लेंस के बारे में बात करते हैं। लेंस भी 2 टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस को अभिसारण लेंस कहते हैं। ये पैरेलल रेज को फोकस पर मिला देता है। कॉनकेव लेंस को अपसारण लेंस कहते हैं। ये रेज को फैला देता है। लेंस फॉर्मूला भी एग्जाम में आता है। 1/फोकल लेंथ इक्वल्स 1/इमेज डिस्टेंस प्लस 1/ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लेंस मैग्निफिकेशन होता है इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ लेंस। लेंस की पावर डायोप्टर में मापी जाती है। पावर इक्वल्स 1/फोकल लेंथ इन मीटर। कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है। कॉनकेव लेंस की पावर नेगेटिव होती है। यूजेस इन डेली लाइफ। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का यूज डेली लाइफ में होता है। स्पेक्टिकल्स, कैमरा, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप इसके एग्जाम्पल्स हैं। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स और थियरी दोनों आते हैं। इसलिए ये चैप्टर एग्जाम के लिए बहुत स्कोरिंग है। आज हमने प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन को डिटेल में समझा। नेक्स्ट चैप्टर के लिए रेडी हो जाओ। आज हम क्लास 10 फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर में हम ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर, डिफेक्ट्स ऑफ विजन और लाइट के कलर्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। ह्यूमन आई एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हमें चीजों को देखने में मदद करता है। ह्यूमन आई का काम होता है लाइट को रेटिना पर फोकस करना। अब हम ह्यूमन आई के मुख्य पार्ट्स को समझते हैं। ह्यूमन आई के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं कॉर्निया, आइरिस, प्यूपल, आई लेंस और रेटिना। कॉर्निया आई का आगे का ट्रांसपेरेंट हिस्सा होता है जहां से लाइट आई के अंदर एंटर करती है। आइरिस आई का कलर्ड पार्ट होता है जो प्यूपल का साइज कंट्रोल करता है। प्यूपल एक छोटा सा होल होता है जहां से लाइट अंदर जाती है। ब्राइट लाइट में प्यूपल छोटा हो जाता है और डिम लाइट में बड़ा हो जाता है। आई लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये रेटिना पर क्लियर इमेज बनाता है। रेटिना एक स्क्रीन की तरह काम करता है जहां इमेज बनती है। रेटिना पर रॉड्स और कोन्स नाम के सेल्स होते हैं। रॉड्स डिम लाइट में देखने में मदद करते हैं। कोन्स ब्राइट लाइट और कलर्स देखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। पावर ऑफ अकोमोडेशन। आई लेंस की एबिलिटी जिससे वो दूर और पास दोनों चीजों को देख सके, उसे पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। ये एबिलिटी सीलियरी मसल्स की वजह से होती है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अब हम देखते हैं विजन के कुछ कॉमन डिफेक्ट्स। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया सबसे कॉमन डिफेक्ट्स हैं। मायोपिया में व्यक्ति पास की चीजें साफ देखता है लेकिन दूर की धुंधली दिखती हैं। इस डिफेक्ट को कॉन्केव लेंस से करेक्ट किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीजें साफ और पास की धुंधली दिखती हैं। इसे कॉन्वेक्स लेंस से ठीक किया जाता है। प्रेसबायोपिया बढ़ती उम्र के साथ होता है। इसमें पावर ऑफ अकोमोडेशन कम हो जाती है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब बात करते हैं रंग बिरंगे संसार की। व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से गुजरती है तो अलग अलग कलर्स में टूट जाती है। इस प्रोसेस को डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। रेनबो इसी का बेस्ट एग्जाम्पल है।
व्हाइट लाइट के 7 रंग होते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब समझते हैं स्काई ब्लू क्यों दिखता है। एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर कर देते हैं। ब्लू लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर होती है। इसी वजह से आसमान नीला दिखता है। सूरज सुबह और शाम लाल क्यों दिखता है। इस टाइम ब्लू लाइट स्कैटर हो जाती है और रेड लाइट आंख तक पहुंचती है। टिंडल इफेक्ट। लाइट का स्कैटरिंग किसी मीडियम में टिंडल इफेक्ट कहलाता है। इससे लाइट का पाथ दिखाई देने लगता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स। ह्यूमन आई एक कॉन्वेक्स लेंस जैसा काम करता है। मायोपिया कॉन्केव लेंस से और हाइपरमेट्रोपिया कॉन्वेक्स लेंस से ठीक होता है। फाइनल समरी। ह्यूमन आई हमें दुनिया देखने का एक अमेजिंग टूल देता है। और रंग बिरंगा संसार लाइट के बिहेवियर की वजह से पॉसिबल है। आज हम क्लास 10 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है विद्युत। इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, ओम का नियम और इलेक्ट्रिक पावर को डिटेल में समझेंगे। इलेक्ट्रिसिटी इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी हमारे डेली लाइफ का बहुत ही जरूरी हिस्सा है। बल्ब, फैन, मोबाइल, टीवी सब इलेक्ट्रिसिटी से ही काम करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होना। इलेक्ट्रिक करंट को सिंबल I से शो किया जाता है। इसकी यूनिट एम्पियर होती है। अगर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है तो करंट 1 एम्पियर होता है। करंट को एमीटर से मेजर किया जाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड पाथ होता है जिसमें करंट फ्लो करता है। सर्किट के मेन पार्ट्स होते हैं सेल, वायर, स्विच और बल्ब। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क। पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल V होता है। इसकी यूनिट वोल्ट होती है। ओम्स लॉ। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है ओम का नियम। इस नियम के अनुसार करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो वोल्टेज इक्वल्स करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है। यानी V इक्वल्स I इंटू R। रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वो गुण होता है जो करंट के फ्लो का विरोध करता है। रेजिस्टेंस का सिंबल R होता है और यूनिट ओम होती है। लंबा वायर ज्यादा रेजिस्टेंस देता है। पतला वायर भी ज्यादा रेजिस्टेंस देता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करता है। मटेरियल और टेम्परेचर भी रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए उसे वायर्स में यूज किया जाता है। रेजिस्टर्स इन सीरीज। अब समझते हैं रेजिस्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में रेजिस्टर्स एक के बाद एक कनेक्टेड होते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल्स R1 प्लस R2 प्लस R3। रेजिस्टर्स इन पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स अलग अलग ब्रांचेस में होते हैं। इसमें टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। 1/R इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2। होम्स में पैरेलल सर्किट यूज होता है। इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर बताता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी फास्ट यूज हो रही है। पावर का सिंबल P होता है और यूनिट वॉट होती है। पावर इक्वल्स वोल्टेज इंटू करंट होता है। यानी P इक्वल्स V इंटू I। पावर का फॉर्मूला I² इंटू R भी होता है। और पावर इक्वल्स V स्क्वायर अपॉन R भी होता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी का कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर होता है। इसे हम यूनिट भी कहते हैं। 1 किलोवाट आवर इक्वल्स 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। बिजली का बिल इसी यूनिट पर आता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट के फ्लो से हीट प्रोड्यूस होती है। इसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इस प्रिंसिपल पर इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन और बल्ब काम करते हैं। फ्यूज भी इसी इफेक्ट पर बेस्ड होता है। फ्यूज। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है। ज्यादा करंट आने पर फ्यूज पिघल जाता है और सर्किट टूट जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स। ओम का नियम और उसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सीरीज और पैरेलल डिफरेंस एग्जाम में जरूर आता है। फाइनल समरी। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का एक पावरफुल फॉर्म है। इस चैप्टर से थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों आते हैं, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है।
आज हम क्लास 10 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर में हम करंट और मैग्नेटिज्म के बीच के संबंध को समझेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इंट्रोडक्शन। जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। इस फिनोमेनन को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। इस इफेक्ट को सबसे पहले ऑस्टेड ने प्रूव किया था। जब करंट कैरिंग वायर के पास कंपस रखा गया तो कंपस नीडल डिफ्लेक्ट हुई। मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड वो एरिया होता है जहां मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट महसूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड लाइन से दिखाया जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं करती। फील्ड लाइंस का क्लोजनेस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताता है। राइट हैंड थंब रूल। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जानने के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज होता है। अगर राइट हैंड का अंगूठा करंट की डायरेक्शन में हो तो मुड़ी हुई उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाती हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब बात करते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की। ये रूल इलेक्ट्रिक मोटर के प्रिंसिपल को समझाता है। इस रूल में पहली उंगली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। अंगूठा फोर्स की डायरेक्शन बताता है और बीच वाली उंगली करंट की डायरेक्शन बताती है। इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मोटर का यूज फैन, मिक्सर और वाटर पंप में होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है। जब करंट बंद होता है तो मैग्नेटिज्म भी खत्म हो जाता है। सोलेनॉइड। सोलेनॉइड एक सिलिंड्रिकल कॉइल होती है जिसमें करंट फ्लो कराया जाता है। सोलेनॉइड के अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। टर्न्स की संख्या बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है। करंट बढ़ाने से भी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब बात करते हैं फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की। ये रूल इलेक्ट्रिक जनरेटर के प्रिंसिपल को समझाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है तो करंट इंड्यूस होता है। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पावर स्टेशंस में जनरेटर्स का यूज होता है। डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। ऑल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है। इंडिया में एसी सप्लाई 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की होती है। होम्स में ऑल्टरनेटिंग करंट यूज होता है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अब बात करते हैं घर के इलेक्ट्रिक सर्किट की। होम्स में पैरेलल सर्किट यूज होता है। फ्यूज और एमसीबी सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं। अर्थिंग इलेक्ट्रिक शॉक से बचाती है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स। राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटर और जनरेटर के प्रिंसिपल्स एग्जाम में आते हैं। फाइनल समरी। करंट और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस चैप्टर से थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों आते हैं। आज हम क्लास 10 साइंस का लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। इस चैप्टर में हम इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में समझेंगे। एनवायरनमेंट। इंट्रोडक्शन। एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारे आसपास का प्राकृतिक और जीवित संसार। इसमें एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स सब शामिल होते हैं। इकोसिस्टम एक ऐसी सिस्टम होती है जहां लिविंग और नॉन लिविंग चीजें आपस में इंटरैक्ट करती हैं, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम और डेजर्ट इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं एयर, वाटर, सॉइल, लाइट और टेम्परेचर। दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स होते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड करते हैं। हर्बिवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स सब कंज्यूमर्स होते हैं। डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स नेचर के सफाई कर्मचारी होते हैं। बैक्टीरिया और फंगाई डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डीकंपोज कर देते हैं। फूड चेन। फूड चेन एनर्जी के ट्रांसफर का एक सिंपल सीक्वेंस होता है, जैसे ग्रास से डियर और डियर से लायन। फूड चेन हमेशा प्रोड्यूसर से शुरू होती है और टॉप कंज्यूमर्स पर खत्म होती है। फूड वेब। फूड वेब कई फूड चेन्स का नेटवर्क होता है। ये इकोसिस्टम को ज्यादा स्टेबल बनाता है। ट्रॉफिक लेवल्स। फूड चेन के हर स्टेप को ट्रॉफिक लेवल कहते हैं।
प्रोड्यूसर्स फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर होते हैं। टॉप कार्निवोर्स हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पर होते हैं। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। एनर्जी हमेशा सन से शुरू होती है। एनर्जी का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है। हर ट्रॉफिक लेवल पर लगभग 10% एनर्जी ही आगे पास होती है। इसे 10% लॉ कहते हैं। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की। इसका मतलब होता है हार्मफुल केमिकल्स का फूड चेन में बढ़ना। जैसे पेस्टिसाइड्स का इफेक्ट टॉप कंज्यूमर्स पर सबसे ज्यादा होता है। ये ह्यूमंस के लिए भी डेंजरस हो सकता है। ओजोन लेयर। ओजोन लेयर अर्थ को हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है। ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ओजोन डिप्लीशन। CFC गैसेस ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती हैं। ओजोन डिप्लीशन से स्किन कैंसर और आई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वेस्ट मैनेजमेंट। अब बात करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट की। वेस्ट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नेचुरली डिकम्पोज हो जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। 5R प्रिंसिपल। वेस्ट कम करने के लिए 5R प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पस और रिसाइकल। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स। 10% लॉ और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओजोन लेयर और वेस्ट मैनेजमेंट भी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। फाइनल समरी। एनवायरनमेंट हम सब का घर है। इसकी सुरक्षा हम सब की जिम्मेदारी है।